इसके लास्ट के क्लासेस में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी उसमें रह गए हैं, ठीक है, बट मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। उसका रीज़न है वही, आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं बट हमारे पास टाइम कम है और हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, वो है आपका सेल। तो ऑलरेडी आपको पता है बट थोड़ा सा हमको सेल में स्टडी करना है ना। सबसे पहले सेल होता क्या है? सेल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो नहीं बोल सकते, एक क्या होता है, एक डिवाइस होती है। सेल इज अ डिवाइस जो क्या कर रही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रही होती है। लेट सपोज कोई भी एक सेल है, ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, टॉर्च है ना। तो टॉर्च में अगर हम स्विच ऑन कर दें तो कंटिन्यूसली जो लाइट है या बल्ब है वो ग्लो करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। कौन रखता है? ये सेल, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रिकल सेल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सेल या सेल के इनसाइड की बात करें तो सेल के पास कौन सी एनर्जी होती है? सेल के पास होती है केमिकल एनर्जी, और वो उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और देखें तो कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रही है ना। एक सर्किट में कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रही है, तो वो जो कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन जो करंट है उसको कंटिन्यूसली फ्लो कराने का वर्क कर रहा है? वो है आपका सेल, है ना। तो अब एक सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है, इसी वजह से आपकी जो करंट है वो कंटिन्यूसली क्या हो पा रही है? पूरे सर्किट में फ्लो हो पा रही है, ठीक है। तो इतना तो ये लगभग आइडिया हो गया किसके अबाउट? सेल के अबाउट। तो सेल क्या है? नोट ऑन द डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस, it is a device which maintain potential difference and or current and convert electrical energy into convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? उसको सेल बोलेंगे, है ना। अब थोड़ा सा हमें एक टॉपिक स्टडी करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सेल से ही रिलेटेड है। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इस पे हमें डिस्कशन करना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखो वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये किसी टाइप का, ये क्या है? एक फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। बस उसी को हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। गुड इवनिंग। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मीनिंग क्या है? देखो, लेट सपोज इस सेल को समझने के लिए हम सबसे एक सिंपल सेल को स्टडी करते हैं। शायद केमिस्ट्री में आपने स्टडी कर लिया होगा, किया है सेल। तो वही थोड़ा सा एक बहुत ही सिंपल सेल को हम कंसीडर कर लेते हैं जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है। इसमें क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। किस चीज का इलेक्ट्रोलाइट? लेट से H2SO4, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है
एक इलेक्ट्रोड को यहाँ पे डिप करा दिया है, इंसर्ट कर दिया है हमने, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर हमने डिप करा दिया है इस इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है वो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोड है वो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है। दोनों ही आपके पास इलेक्ट्रोड है ना, एक कॉपर का और एक जिंक का, ठीक है। और ये क्या है आपका H2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 क्या हो सकता है, ये ब्रेक डाउन हो सकता है किसमें, H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, है ना। सिमिलरली ये जो Zn है, Zn भी ब्रेक डाउन हो सकता है किसमें, Zn2 प्लस प्लस प्लस, कब, जब ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, रिमूव कर दें, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, Zn का आयन और ये क्या हुआ, Zn का एटम, ठीक है। नाउ अब समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, इनसाइड द सेल क्या हो रहा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट इसमें निकल के आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही जिंक के रॉड को हम क्या करते हैं, डिप करते हैं, जैसे ही हमने जिंक की रॉड को इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया तो डिप करने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिंक के इलेक्ट्रोड में, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुंचकर यहाँ एक्यूमुलेटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, जिंक की रॉड पर इलेक्ट्रॉन जो वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, एक्यूमुलेटेड होना स्टार्ट हो गए। क्यों स्टार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर इससे बाहर जाने के लिए इनके पास कोई पाथ अवेलेबल है, पाथ ही नहीं है, जाएंगे कहाँ, तो यहाँ पर क्या होते रहेंगे, वो इकट्ठे होते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब इसके पास इस एंड पर मैं बोल सकता हूँ ये कैसा टर्मिनल हो गया, नेगेटिव हो गया। कैसा हुआ ये, नेगेटिव, यस और नो, ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद देखो क्या किया हमने, एक एक्सटर्नल सर्किट बना दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया हमने यहाँ पर, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोड भी बोल सकते हैं, मतलब इस बैटरी से आपने कुछ डिवाइस यूज लगा रखी है, जैसे बल्ब लगा रखा है, फैन लगा रखा है, ठीक है, तो उसको हमने रेजिस्टेंस या लोड बोल रखा है। अब देखो जैसे ही मैंने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, फ्लो होने के लिए पाथ मिल गया, फ्लो होने के लिए पाथ मिल गया। अब जैसे ही यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, तो यानी कि अभी तक ये Zn था, जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए यहाँ से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस में, यस और नो। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभी क्या हो रहे थे, एक्यूमुलेटेड हो रहे थे, वो फ्लो नहीं हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन से बाहर नहीं जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर लोड कनेक्ट किया तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चले गए, इलेक्ट्रोड के पास चले गए, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गए। इट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रोड Zn2 प्लस में कन्वर्ट होता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है H प्लस एंड SO4 माइनस में, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हुआ H प्लस SO4 माइनस माइनस, है ना, H प्लस SO4 माइनस माइनस, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब समझो वहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आ गए, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन के पास ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास कैसे चार्ज है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आइंस है वो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। बताओ भाई, हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे कॉपर की लेयर पर, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर, है ना। अब हाइड्रोजन आयन यहाँ हो गए, देखो ये कैसा टर्मिनल बन गया, अब पॉजिटिव, ये कैसा टर्मिनल बना, पॉजिटिव। ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा टर्मिनल हुआ, नेगेटिव। उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो कैसा टर्मिनल हो गया आपका, पॉजिटिव। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे ही ये Zn की रॉड से दो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गए, ये कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस में। Zn2 प्लस को क्या चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो Zn2 प्लस ये सल्फेट आयंस को क्या करेगा, अटैक करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज।
ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। आया समझ? ठीक है, तो यानी कि ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इट मींस यहाँ से Zn2 प्लस से प्लस ने क्या किया, SO4 को अट्रैक्ट किया 2 माइनस को, है ना, और क्या बना दिया इसने, ZnSO4 कन्वर्ट कर दिया ZnSO4। अब समझो बात को, मैं थोड़ी सी अभी न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ। H2SO4 एक कंपाउंड था या एसिड था, ठीक है। अब H2SO4 के पास लेट सपोज 100 यूनिट एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? 100 यूनिट एनर्जी। इसने H2SO4 से किस में कन्वर्ट हो गया, ZnSO4 में, है ना। तो इसके पास कितनी एनर्जी है? 80। कितनी यूनिट एनर्जी है? 80, ठीक है, क्लियर। अब इसके पास 80 है, इसके पास 100 है, तो 20 जूल कहाँ गई, 20 यूनिट एनर्जी कहाँ गई? तो 20 यूनिट एनर्जी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इसने दे दी। किसने H2SO4 से ZnSO4 को फॉर्म होने में 20 यूनिट एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो किसके पास चली गई? ये इलेक्ट्रॉन्स के पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके यहां से ऐसे गया, फिर मूव कर रहा है, फिर यहां आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। फिर बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो समझो, जैसे ही इसने एनर्जी को गेन किया तो ये इलेक्ट्रॉन, ये SO4 यहां तक पहुंचा, ZnSO4 बना। देखो आइंस, ध्यान से समझना, नेगेटिवली आइंस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक। जैसे ही इसने मूव करना स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होना स्टार्ट हुआ है, यहां पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पर क्या लगा रखा है आपने? रेजिस्टेंस या लोड, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में क्या होगा? कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा। इट मींस ये जो एनर्जी लेकर जा रहे हैं वहां पर यूटिलाइज करेंगे। बल्ब लगा हुआ है तो ग्लो में, है ना, फैन लगा हुआ है तो उसको रोटेट कराने में। फिर ये यहाँ पहुंचे एनर्जी को लूज करके, फिर यहाँ आ गए। अब ये पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ से H प्लस, ये टू H प्लस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, H प्लस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, इनको गेन करके क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से निकले, ये क्या बना? Zn2 प्लस। Zn2 प्लस ने SO4 को क्या किया? अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ पर पहुंचा, फिर एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन निकले, फिर यहाँ से मूव हुआ। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एनर्जी को गेन कर रहे हैं, और गेन करने के बाद इस पूरे सर्किट में मूव कर रहे हैं। यस और नो? भाई एनर्जी को गेन किया, और एनर्जी को गेन करने के बाद इस पूरे सर्किट में क्या कर रहे हैं? वो साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब समझो, देखो ये कैसा चार्ज था? Zn2 प्लस। ये कैसा चार्ज है? SO4 2 माइनस, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो फोर्स अप्लाई करवा कौन रहा है? एनर्जी। कौन अप्लाई करवा रहा है? एनर्जी। जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, क्योंकि ये किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है? H प्लस SO4 माइनस में। उसके बाद क्या बनना है? ZnSO4। तो ये जो एनर्जी ही है वो क्या कर रही है? SO4 को एनर्जी दी। SO4 यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, वो एक साइकिल को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है इन अ सर्किट। एक सर्किट में साइकिल को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। ये जो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रहा है चार्जेस को, सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी दे रहा है किसको? चार्जेस को, ठीक है। किसके लिए? एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बताओ समझ आ गया? क्लियर? तो डिफाइन करते हैं इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। द एनर्जी given by the source to a unit charge to move one complete
cycle of the circuit is known as electro EMF of the source or cell। क्लियर हुआ? ठीक है, नोट डाउन। देखो, इसका मतलब अगर मैं ईएमएफ को डिनोट करना चाहूँ, इट इज डिनोटेड बाय देखो किसी बुक में आपको इसको डिनोट करते हुए मिलेगा आपको ई से, ठीक है, और कभी कभी इसको डिनोट करते हुए मिलेगा आपको एप्सिलॉन से, ठीक है, क्लियर? तो समझना है ई है तब भी वो ईएमएफ है, अगर एप्सिलॉन है तब भी वो क्या है, ईएमएफ है। अब एप्सिलॉन नहीं, इसको हम ई ही पढ़ेंगे क्योंकि ये किसकी तरह सिंबल है इसका, ई की तरह, ये तो हम इसको ई ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस बुक में अलग अलग बुक में सिंबल अलग अलग नोटेशन है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो ईएमएफ क्या हो गया, देखो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है, ईएमएफ एनर्जी गिवन बाय द सोर्स टू अ यूनिट चार्ज, है ना। तो एनर्जी गिवन, एनर्जी को ही हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन, अपॉन किसके ऊपर वर्क डन किया जा रहा है, चार्ज को रोटेट कराने के लिए, वर्क डन किया जा रहा है, तो एनर्जी अपॉन चार्ज। तो देखो ईएमएफ ई इज इक्वल टू एनर्जी वर्क डन डब्ल्यू अपॉन चार्ज क्यू, ऐसा कुछ ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू, चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, जूल पर कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, इट्स यूनिट इज चार्ज पर कूलम। बट अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, तो एसआई यूनिट क्या बोला था हमने, 1 जूल पर कूलम को, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट, क्या बोला था, वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट है, और ईएमएफ की यूनिट क्या है, वोल्ट है। एक्चुअल में ईएमएफ है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, सॉरी, जूल पर कूलम, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नोट डाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ये कॉपर, ये जिंक, और यहाँ से कनेक्शन किया था आपने, पूरे सर्किट को कंप्लीट किया था, ठीक है, क्लियर। अब क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निगेटिवली आयंस जो हैं वो फ्रॉम कॉपर टू जिंक मूव कर रहे हैं, है ना, कॉपर टू जिंक मूव कर रहे हैं। जब निगेटिवली आयंस से निगेटिवली चार्ज कॉपर से जिंक की तरफ मूव करता है, तो बीच में कौन है, इलेक्ट्रोलाइट, बीच में कौन है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, रजिस्ट करेगा। बात समझ आ रही ना, जैसे कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो कंडक्टर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन हो रहा था, उस कोलिजन को हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव आयंस मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो इनके बिटवीन भी जो आयंस में प्रेजेंट आपके पॉजिटिवली आयंस है, उसमें भी क्या होता है, कोलिजन होता है।
और ये किस साइड हो रहा है, सेल के इनसाइड, सेल के इनसाइड, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होती है, नोट डाउन, the resistance offered by electrolyte to flow the electric current between its electrodes is called internal resistance, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, इसको हमने डिनोट किया था किससे, कैपिटल आर से, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट के इनसाइड जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है, किसको, आयंस को या चार्जेस को, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ठीक है, इसको हम डिनोट किससे कर देंगे, स्मॉल आर से। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हमने कंडक्टर के फैक्टर्स देखे थे कि रेजिस्टेंस कुछ पैरामीटर्स पर, कुछ फैक्टर्स पर क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये भी क्या करता है, कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स on which internal resistance depends, factors on which internal resistance depends। देखो, सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है सेल के इनसाइड, कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जैसे H2SO4, हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था, ये इलेक्ट्रोलाइट कौन क्या था, H2SO4, है ना। अब H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही फॉर्म में होता है, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूँ, है ना, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसमें जो क्वांटिटी है H2SO4 की वो इंक्रीज हो रही है। अब H2SO4 की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 में, तो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब अगर देसी लैंग्वेज में बोलें तो गाढ़ा हो जाएगा H2SO4, है ना। जब गाढ़ा हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा वो लेस होगा या हाई हो जाएगा। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वाटर में अगर आप क्या करो, अपने हैंड को इमर्ज करो तो ईजिली, हालांकि फोर्स ऑफर्ड होता है लेकिन बट वो थोड़ा सा ईजिली हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप मरकरी में, है ना, या किसी भी डेंस सोल्यूशन में अगर आप हैंड को अपने इमर्ज करो तो जितना फोर्स वाटर में हो रहा था उससे ज्यादा फोर्स आपको उस समय फील होगा डेंस सोल्यूशन में, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यानी कि रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा है, जब जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस depends on concentration of इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट
की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, ये इनके बिटवीन है सेपरेशन डी। अगर मैं सेपरेशन को इंक्रीज करूं, वही कॉन्सेप्ट देखो, सेपरेशन को इंक्रीज कर रहा हूं, अभी इसको कहां से कहां तक ट्रेवल करना था, ये डिस्टेंस को ट्रेवल करना था यहां से यहां तक, तो कॉलिजन किस रीजन में हो रहा है, किस लेंथ में हो रहा है, इसी लेंथ में हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं सेपरेशन को इंक्रीज कर दूं तो कॉलिजन इंक्रीज हो गया, और कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आया भाई? अभी यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, डिस्टेंस कितनी है, यही तो डिस्टेंस है मार्कर के बराबर। तो एक आयंस को यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल करना है, तो कॉलिजन जो होगा वो इसी डिस्टेंस के बिटवीन ही तो होगा। इतना समझ आ गया? ठीक है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ, इतना डिस्टेंस कर दिया अब मैंने, तो इस आयन को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, यानी कि कॉलिजन अब इंक्रीज हो गया, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। अब डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो कॉलिजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स द इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यानी कि मैं अगर शॉर्ट में बोलना चाहूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस is directly proportional to the distance between the electrodes, between the electrodes। एक पॉइंट और देखो, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है? एक कॉन्सेप्ट आपने देखा था वहां पर कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। किसके? एरिया के। वहां किसका एरिया था? कंडक्टर का एरिया। यहाँ किसका एरिया हो जाएगा? इलेक्ट्रोड्स का एरिया। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस is inversely proportional to the common area of the electrodes। ठीक है, 1 2 3 depends on nature of electrolyte। भाई इलेक्ट्रोलाइट, जिस इलेक्ट्रोलाइट को आप कंसीडर कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, जैसे मटेरियल का नेचर ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का नेचर। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लियर? ओके। अब कुछ नोट पॉइंट हैं, वो आपको थोड़ा सा समझना है। हो गया नोट? इस सेल को समझो। देखो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे थे? जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहे थे, है ना? तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन का फ्लो है वो इस तरफ हो गया। अब अगर मैं करंट के डायरेक्शन का फ्लो का बात करूं तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स की जस्ट अपोजिट, है ना? तो अगर मैं इस सेल से बाहर देखता हूं, देखो यहां से समझना, इस सेल के बाहर की बात कर रहा हूं, ये सेल है, इनसाइड की बात हो रही है और ये आउटसाइड की बात हो रही है। तो अगर मैं इनसाइड को छोड़ दूं, अभी इग्नोर कर दूं, मैं कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं? उसको आउटसाइड से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो आउटसाइड से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो करंट, देखो ये कैसा टर्मिनल था? पॉजिटिव, और ये करंट कैसा टर्मिनल था? नेगेटिव। तो यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो कहां से कहां फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इसके इनसाइड की बात करूं, देखो अब इस इनसाइड की बात कर रहा हूं, ये करंट यहां से फ्लो हुआ, यहां से फ्लो हुआ, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर यहां तक आया। अब करंट कहां से कहां जा रहा है? इस तरफ।
लेकिन ये टर्मिनल तो नेगेटिव है और ये टर्मिनल तो पॉजिटिव है, तो ये कहां से कहां फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी तक हमने क्या स्टडी किया था कि जो करंट फ्लो होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन यहां क्या हो रहा है, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो क्या दोनों बातें गलत है या एक सही है एक गलत है? दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। क्यों ठीक है, उसका रीजन देखो। मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं, ये क्या है आउटसाइड, और ये किसकी बात हो रही है, इनसाइड। ये किसकी बात हो रही है, इनसाइड। ये किसके इनसाइड की बात हो रही है, सोर्स की। अब सोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या हो गया हमारे लिए, सोर्स। ठीक है, जैसे घर में बैटरा लगा हुआ है वो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या हमारे लिए क्या हो गया, सोर्स। बात समझ में आ रही है ना? तो सोर्स के अगर मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूं तो आउटसाइड जो करंट फ्लो होता है वो कहां फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और वी कैन से फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन कंडीशन क्या है, आउटसाइड दी सोर्स, आउटसाइड दी सोर्स, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसकी कंडीशन क्या है, इनसाइड दी सोर्स। दोनों में समझ में आ गई ना बातें? अगर कोई आपसे अब पूछता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है तो आप दोनों बातें बताओगे। ठीक है, या आप पूछोगे आउटसाइड द सोर्स या फिर इनसाइड द सोर्स। ठीक है, तो अब यही दो पॉइंट हमको नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट, करंट always flow from positive terminal to negative terminal outside the source, outside the source, but current always flow from negative terminal to पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सोर्स। सोर्स के इनसाइड जो करंट फ्लो होता है वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया, समझ आ गया? गुड, नोट डाउन। टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ क्या दोनों सिमिलर होते हैं? नहीं, दोनों ही क्या है, अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही डिफरेंट है। यूनिट भले ही सेम है। टर्मिनल देखो, पोटेंशियल की भी यूनिट क्या थी हमारी, वोल्ट, और यहाँ पर ईएमएफ की भी यूनिट क्या है, वोल्ट। दोनों की यूनिट अगर वोल्ट है तो क्या दोनों सेम थिंग्स हैं? दोनों ही सेम थिंग्स नहीं, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आप समझते हैं। देखो, टर्मिनल पोटेंशियल को अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। यहाँ देख लेते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल को। देखो, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, कॉपर और जिंक। ये टर्मिनल कैसा है आपका, नेगेटिव, ये टर्मिनल कैसा है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, अब करंट यहाँ से ड्रॉन होना स्टार्ट होता है, सेल से करंट ड्रॉन होना स्टार्ट होता है। करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ पर कुछ क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है, यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी का। जो इलेक्ट्रॉन, या ऐसे समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को गेन करके ऊपर जा रहे थे, ठीक है, वो इस रेजिस्टेंस या फिर बल्ब लगा हुआ है, वो इसको ग्लो कराने में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। यानी कि एनर्जी का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। और फिर वो एनर्जी को वापस, एनर्जी को यूटिलाइज करके फिर वापस आ जाते हैं, फिर एनर्जी को लेते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, है ना। तो यानी कि एनर्जी को गेन करना, यानी कि सोर्स क्या कर रहा है, एनर्जी को दे रहा है। किसको दे रहा है, चार्जेस को। और चार्ज उस एनर्जी को लेके क्या कर रहे हैं, पूरे सर्किट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक साइकिल को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल की। अब टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, देखो, लेट सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन कितने
कितना यूनिट लेके जा रहा है, 100 यूनिट लेके जा रहा है एनर्जी को, ठीक है। वो 100 यूनिट या 10 यूनिट कुछ भी एज्यूम कर लो, डजंट मैटर, 10 यूनिट यहाँ से एनर्जी को लेके जा रहा है, ठीक है। अब 10 यूनिट एनर्जी को लेके गया और यहाँ पर कुछ एनर्जी उसने क्या कर दी, यूटिलाइज कर दी। लेट सपोज 9 यूनिट इसने यहाँ पर यूटिलाइज कर दी, 1 एनर्जी यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। तो इट मीन्स इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल के बिटवीन इसने कितनी एनर्जी को यूटिलाइज किया, कितनी एनर्जी को यूटिलाइज किया, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। देखो ध्यान से समझना, सेल ने एनर्जी कितनी प्रोवाइड की, 10 यूनिट, लेकिन यूटिलाइज कितना हो रहा है, 9 यूनिट, ठीक है। जितना यूटिलाइज हो रहा है वो क्या हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल, क्योंकि जो बल्ब लगा हुआ है किसके बिटवीन लगा हुआ है, टर्मिनल्स के बिटवीन लगा हुआ है। तो बल्ब ने एनर्जी को क्या किया है, यूटिलाइज किया है, तो वो क्या हुआ आपका टर्मिनल, क्या हुआ टर्मिनल, ठीक है। लेकिन एनर्जी कौन दे रहा है, सोर्स दे रहा है। कौन दे रहा है, सोर्स। किसको, चार्जेस को। कितना यूनिट दिया, 10 यूनिट। वो पूरे सर्किट में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ईएमएफ। बात समझ में आ रही है ना। तो इट मींस, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझो, ये इलेक्ट्रोड है, ये आपका रेजिस्टेंस है, और यहां पर क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ओके, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हुआ, यहां पहुंचे, यहां पर क्या हुआ होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। भाई देखो समझो, वोल्टेज ड्रॉप को एनर्जी से रिलेट किया था अभी मैंने। कितनी यूनिट एनर्जी लेके गए थे, 10, और कितना यूटिलाइज हुआ, 9। तो एक ड्रॉप, 9 ड्रॉप क्या हुआ, एनर्जी ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मतलब यूटिलाइजेशन का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो यहां से आई वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस में जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है तो V = IR। इसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। और यही क्या हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। आया समझ। तो इट मींस इस वोल्टेज जब करंट फ्लो हो रहा है सेल से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या टर्मिनल पोटेंशियल के अक्रॉस क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। दिस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। इस वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। बात समझ में आ गई। अब देखो, टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो दो एंड के बिटवीन है, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया। तो इन दो एंड के बिटवीन जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही क्या होगा, आपका टर्मिनल पोटेंशियल। लेकिन ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ क्या है, पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कौन, सेल, वो क्या होगा, ईएमएफ। मुझे लगता है आप ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल। द पोटेंशियल ड्रॉप, the potential drop across the terminal of the cell when current is being drawn from it is known as terminal potential. Terminal potential. It is denoted by capital V. पता ही है आपको, है ना। इससे नोट कर देंगे इसको, कैपिटल V से डिनोट। ठीक है। तो ओवरऑल समरी, सबसे पहले हमने सेल देखा, ठीक है। वो क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ईएमएफ क्या होता है, एनर्जी गिवन बाय द सोर्स टू अ यूनिट चार्ज, है ना, टू मूव अराउंड अ वन कंप्लीट साइकिल अलोंग अ सर्किट, क्लोज सर्किट, ठीक है। उसके बाद ईएमएफ को हमने देखा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, W/Q, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, ऐसा यूनिट,
वोल्ट। उसके बाद हम पहुंचे इंटरनल रेजिस्टेंस पे। देखो सबसे पहले हमने स्टडी किया ईएमएफ, उसके बाद हम कहाँ पहुंचे, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट चार्जेस को फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद हमने स्टडी किया टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल ई आर बी, और इलेक्ट्रिक करंट तो ऑलरेडी है ना। और एक चीज और आ गई यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो ये चीजें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब इनके बिटवीन हमको एक क्या करना है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।